हेलो। वैसे तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, लेकिन जिस तरह से देश में माहौल है इसमें हिंदुइज्म झलकता है। और यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करता, किसी जाति को फॉलो नहीं करता, इनफैक्ट किसी राष्ट्रीयता को भी फॉलो नहीं करता। मेरा ये मानना है कि मैं इस प्लेनेट पे पैदा हुआ था और मेरी पहचान एक पृथ्वीवासी के तौर पे ही देखी जाए बस। तो 18 साल पहले कोर्ट में जाके सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। कि आप मुझे क्या मानते हैं ये एक अलग बात है, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ ये एक अलग बात है। तो मेरे नाम के पीछे मैंने पृथ्वीवासी शब्द जोड़ दिया था ऑफिशियल तौर पे। और आज मेरा पैन नंबर, आधार कार्ड, मेरा चुनाव पहचान पत्र, मेरा पासपोर्ट, सब जगह पे मेरे नाम के साथ अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी शब्द लगा हुआ है, जो कि ये संदेश देता है कि हम इस प्लेनेट पे रहते हैं। यदि इस फिलॉसफी को सब लोग मान लेते या मान लें अभी, तो मेरे को लगता है कि इस पृथ्वी के 90% झगड़े खत्म हो गए। ना तो ये अमेरिका और ईरान का झगड़ा होने वाला है, ना भारत पाकिस्तान का झगड़ा होने वाला है, और ना एनआरसी की कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना शाहीन बाग होने वाला है। तो हम सब लोगों को एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि हम पहले से दी हुई पहचान को कब तक जीते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम भाषाएं जिंदा रखने की कोशिश करें, संस्कृति जिंदा रखने की कोशिश करें, धर्मों को जिंदा रखने की कोशिश करें, देशों को जिंदा रखने की कोशिश करें और पृथ्वी मर जाए। ये ऐसी बातें हैं जो तब से मेरे जहन में चल रही थी और मैं इस पर एक बुक लिख रहा हूँ। और इस कार्यक्रम के बाद आज से ही मेरा अगला मिशन, जिस तरह से पिछले 30 सालों में मैं आर्ट के क्षेत्र में रहा, अब आने वाला जितना भी मेरे जीवन का बचा हुआ समय है मेरा इसी मिशन को जाएगा कि दुनिया के जितने भी लोगों को मैं इस कॉन्सेप्ट से अवगत करा पाऊँ कि हम लोग क्या हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कहाँ गई हमारी किताबें, उनसे मिला हुआ ज्ञान। कितना हास्यपद है ये कि हम पृथ्वी पर इंसान को इंसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सभ्य हो गए हम लोग, इसे हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, इस पे लड़ते हैं हम लोग कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। एनीवे, ये कार्यक्रम बीच बीच में इस तरह के सो कॉल्ड उपदेश बीच में चलाता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस कार्यक्रम की। सबसे पहले हम लोग जो स्कूल से आए हुए हमारे अध्यापकगण हैं और प्रधानाचार्य जी हैं, उनके समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि उनकी और भी बेहद बहुत सारी जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनके समय को सदुपयोग करते हुए सबसे पहले उन्हीं को हम लोग बुलाना चाहते हैं अपने मंच पर बीसी सान्याल अवार्ड के लिए। बीसी सान्याल अवार्ड की जो थियोरी थी, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया था। उसका छोटा सा संक्षिप्त में मैं और बता दूं। जब 60 कलाकारों को बीसी सान्याल अवार्ड से सम्मानित कर दिया दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ने, ये सोचकर कि एक अच्छा संदेश भारत में जाना चाहिए कि कला को स्कूलों में रिस्पेक्ट मिले, कला के टीचर को रिस्पेक्ट मिले, कला क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ आर्टिस्ट, आर्ट गैलरीज, आर्ट मटेरियल बनाने वाली कंपनीज, उनको आर्टिस्ट लोगों को उपलब्ध कराते हुए जो स्टेशनर्स हैं, आर्ट पे जिन लोगों ने बुक्स लिखी हैं, आर्ट क्रिटिक्स,
कि सभी लोग कला के क्षेत्र को संपूर्ण बनाते हैं। इन सब लोगों को हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से बुलाकर अपने मंच पर अपना प्यार, अपना आदर उनके चरणों में समर्पित किया है। और इसी क्रम में हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे देश में पढ़ लिख जाने के बाद कोई व्यक्ति बीटेक कर लेता है, एमबीए कर लेता है, विदेश चला जाता है, उसके बाद आर्ट पे बात होती है। लेकिन जो उसका सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, जहाँ उसे चुनाव करना होता है अपने जीवन में करियर बनाने का, जब उसके 10th की मार्कशीट उसके हाथ में आती है, यदि उस मार्कशीट में 90% से ज़्यादा मार्क्स हों, तो सच बताओ, मैं आप लोगों से इसका थोड़ा सा जवाब चाहता हूँ। 90% से ज़्यादा मार्क्स हों तो वो क्या लेगा सामान्य तौर पर, बताइए। और यदि 70 to 90% हो तो क्या लेगा? तो वो कॉमर्स की तरफ जाएगा। शायद तब भी वो साइंस लेना चाहे, मजबूरी में साइंस ना लेकर कॉमर्स लेगा। और फिर लीस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? आर्ट्स। ये हमारे देश में कला की पहली भूमिका है। किसी छोटे से कोमल मन के अंदर, उसके मन में पहला इंट्रोडक्शन है हमारे देश में कि तेरे को आर्ट करके कितना सम्मान मिलने वाला है, वो स्कूल के अंदर ही तेरे को पता चल जाएगा। बड़ा विचित्र है ये। जो देश, जिस देश की संस्कृति, जिस देश का इतिहास कला के क्षेत्र में इतना महान रहा, इतना रिच रहा, अजंता एलोरा जैसे महान कलाकृतियां जो वहां हम देख के आए हैं, मेरे को लगता है वेटिकन म्यूजियम उसके सामने कुछ भी नहीं है। खजुराहो, कोणार्क, ये सिर्फ गिने चुने नाम हैं। हड़प्पा मोहनजोदारो से चला हुआ आ रहा है। उस देश की यह हालत है। उस देश में पहला इंट्रोडक्शन ऐसा है, जब हम लोग अपने विद्यार्थियों को, अपने 40 लोगों के साथ हम लोग लुव्र म्यूजियम में थे, तो हम लोगों ने देखा कि एक 2nd स्टैंडर्ड की टीचर छोटे छोटे बच्चों को लेके लुव्र म्यूजियम आई है और वो माइकल एंजेलो के स्कल्पचर के सामने बैठकर उनसे बड़े प्यार से बात कर रही है। खुद भी जमीन पे बैठ गई और उनको समझा रही है। लुव्र म्यूजियम, 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा, क्या शानदार प्रदर्शन रहा होगा उसके बचपन में, कैसे उसने देखा होगा कला को, कैसा उसका दृष्टिकोण सेट हुआ होगा कि 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने जब आर्ट का इतना भव्य प्रदर्शन किया गया। तो वहाँ और यहाँ कितना अंतर है। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आर्ट फील्ड में हूँ। ये बातें मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमारा देश पूरा हिल जाता है जब निर्भया कांड होता है। जब हैदराबाद की एक डॉक्टर को जला दिया जाता है तो पूरा देश हिल जाता है। फिर हम उम्मीद करते हैं हमारे समाज से कि ये समाज के अंदर सभ्यता होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। कहां से आएगी वो संस्कृति, कहां से आएंगे वो संस्कार, जब लोगों को हम सेंसिटिव ही नहीं कर रहे।